नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल की कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को लगभग 13 जजमेंट्स दी हैं, जिसमें कुछ रिपोर्टेबल हैं और कुछ नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट्स हैं। तो आइए हम उस जजमेंट्स को थोड़ा सा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था उस जजमेंट्स में। देखिए, ये है एक रिपोर्टेबल जजमेंट सिविल अपील नंबर 2348 ऑफ 2004 की है ये। और इसमें देखिए जो अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड अदर्स है जो कि रिस्पोंडेंट्स हैं, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। एक एक्ट था, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक लार्जर बेंच के पास ये मैटर को भेजा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठाया गया था कि जो लोकल एरिया है, जैसे एंट्री 52 है सेकेंड लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लोकल एरिया की जो इंटरप्रिटेशन है, तो कोर्ट जो इसमें लोकल एरिया की इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व थी। तो इसमें जो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था 26/3/2015 को और कहा था कि ये इशू है लार्जर बेंच के पास जाए। और रेफरेंस ऑर्डर जो आया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, जिसमें रूलिंग थी डायमंड शुगर्स मिल्स लिमिटेड एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर। तो कोर्ट ने हेल्ड किया था, कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो लोकल एरिया जो है वो एरिया होगा जो कि एडमिनिस्टर्ड होंगी बाय लोकल बॉडी, जो कि एक म्युनिसिपैलिटी हो या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो या फिर लोकल बोर्ड हो और पंचायत हो, और कोई फैक्ट्री एंड दैट फैक्ट्री प्रीमिसेस जो है वो कवर्ड ना हो, आर नॉट कवर्ड बाय द एफोर्सेड एक्सप्रेशन। तो कोर्ट ने यहाँ पे एक नोट भी लिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1992 की, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 243 क्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक इंट्रोड्यूस किया गया है। और उसमें बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्युनिसिपल बॉडीज जो हैं वो देखेंगी कि जो डेवलपमेंट्स हैं और जो इश्यूज हैं जिसमें एजुकेशन की जरूरत है, तो वो इस अपील में कंसिडर की गई थी, हैज टू बी कंसिडर्ड बाय द लार्जर बेंच। तो ये जो अपील्स थी तो इस लार्जर बेंच, क्योंकि ये 3 बेंच की जो कोर्ट्स थी, तो इस लार्जर बेंच के समक्ष ये भेजी गई थी। आप देखिए, यहाँ पर डिटर्मिनेशन यही था कि जो एंट्री 52 और लिस्ट 2 ऑफ दी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th लिस्ट है, उसमें ऑथराइज किया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो अपना टैक्स लेवी कर सकती हैं। तो उसकी परिभाषा ये बताई गई थी कि टैक्सेस ऑन द एंट्री ऑफ द गुड्स इनटू द लोकल एरिया फॉर कंजम्पशन, यूज एंड सेल देयरऑन। अब यहाँ पर ये बताया गया कि जो लोकल एरिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं बताया गया है, लेकिन आर्टिकल 367 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 367 जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दे रखे हैं कि जो जनरल क्लॉज एक्ट है वो उसके प्रोविजंस होंगे सब्जेक्ट टू द एडेप्टेशंस और मॉडिफिकेशंस जो बनाए गए हैं अंडर आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो अप्लाई होंगे अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन निकालनी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो 367 का आर्टिकल यही कहता है कि अगर कोई इंटरप्रिटेशन निकालनी है तो जनरल क्लॉज एक्ट जो बनाया गया है 1897 का, उसके प्रोविजंस को देख के साथ में जो अडेप्टेशन और मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, जैसे एज पर द आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो उस पे जो है वो अप्लाई होंगे। और जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में डेफिनेशन नहीं है लोकल एरिया की, लेकिन लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन है अंडर, जो डेफिनेशन अगर जनरल क्लॉज एक्ट देखेंगे सेक्शन 2 सब पार्ट 31 के अंदर लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन बता रखी है, और जो कि बता रखा है कि लोकल अथॉरिटी में shall means municipal community, district board or the part of the local commissioner or authorizes legally entitled or interested by the government with the control of the management of the municipal or the local fund। तो देखिए, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जो स्टेट ऑफ उड़ीसा ने एक उड़ीसा एंट्री टैक्स था 1999 का, वो एनेक्ट किया था, और उसमें बताया गया था कि लोकल एरिया जो है इंक्लूड होंगे इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स अमंग द अदर एरियाज, और जो कि इंक्लूडिंग एरियाज होंगे जो कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स के अंदर आएंगे और कंस्टिट्यूटेड होंगी अंडर सेक्शन 4 ऑफ द ओडिशा म्युनिसिपल एक्ट 1950। तो thereby subjecting the entry into areas to the entry tax। और फिर ये बताया कि 1950 का जो एक्ट था उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखा था कि वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती हैं, एक नोटिफाइड एरिया होगा
फॉर एवरी ट्रांजिशनल एरिया के लिए, और म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए फॉर जो होंगे स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल होगी, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी वो जो कि जो लार्जर अर्बन एरिया, जिसमें लार्जर अर्बन एरिया होगा तो उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनेगी। एक तो यहाँ पर जो अपीलेंट थे और एक दूसरे अपीलेंट एक और थे जो कि SAL थे, स्टेट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एक फर्स्ट जो अपीलेंट है यहाँ पे, उन्होंने ओडिशा एक्ट को चैलेंज किया जिसमें एंट्री टैक्स के ऊपर जो लेवी की मतलब लगाने की बात की गई है। जो SAIL ने कंटेंट्स किया कि ये आर्टिकल 301 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, और जो डिसीजन आया था फाइल बेंच का जिसमें जिंदल स्टील लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स की जजमेंट के ऊपर रिलाई किया था, और कोर्ट ने वहां पर भी पाया था कि दिस कोर्ट ने पाया कि जो इम्प्यूज्ड जो ऑर्डर है वो वायलेशन है 301 का। तो कोर्ट अगर जो भी कोई लॉ जो इम्प्यूज्ड होगा, इम्प्यूज्ड लॉ जो अगर वायलेट करेगा 301 का, तो कोर्ट कंसिडर करेगी कि जो इनेक्टमेंट है फेशियली और पेटेंटली जो और इंडिकेट द क्वांटिफाइबल डाटा बेस्ड ऑन दी कॉम्पनसेटरी टैक्सेस साउट टू बी लेविड। तो यहाँ पे रिट पिटीशन जो SAIL की थी, जो हाई कोर्ट की थी, और उसमें डाली गई थी, तो हाई कोर्ट ने पाया कि जो ओडिशा सेल एंट्री टैक्स है वो वायलेट नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन को, और जो एक आर्टिकल 304 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि बताता है कि जो मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि नहीं लगाना, तो उसके ऊपर 304A के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप देखेंगे तो यही डिफाइन किया गया है कि देखिए ये है 304, इसमें बताया गया कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग द स्टेट्स। तो स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है लॉ द्वारा कोई भी इम्पोज गुड्स कर सकती है गुड्स पे जो कि दूसरे स्टेट से आएंगे, और एनी अदर टैक्स जो कि गुड मैन्युफैक्चर्ड होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे इन दैट स्टेट, हाउएवर नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बिटवीन द गुड्स सो इम्पोर्टेड एंड गुड्स सो मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस। तो कोर्ट ने यहाँ पे यही बताया कि जो उड़ीसा एंट्री टैक्स है वो वायलेट नहीं करता है, और आर्टिकल 304A कॉन्स्टिट्यूशन के कंफर्मिटी में है। तो उसके बाद नोटिफिकेशन पर अलाई किया, और सेल ने जो कि 15/4/1995 का था, जो कि मॉडिफाई कर दिया गया था 7 मार्च 1996 का, और 17 नवंबर 2014 का। तो यहाँ पर यही सारा पूर्ण नशल में बताया कि जो टैक्स जो लगाया जा रहा है वो नोटिफिकेशन जो आया गया था टाउन हॉल का वो एक्सक्लूड कर रहा है फ्रॉम द लोकल लिमिट्स, वो जो कि एक्सक्लूड कर रहा है लोकल लिमिट्स ऑफ द राजगंगपुर म्यूनिसिपैलिटी का। तो साथ में ये आर्ग्यूमेंट किया कि जो इंडस्ट्रियल जो टाउनशिप है वो एक लोकल एरिया है बाय द वर्च्यू ऑफ डेफिनेशन, तो जो उड़ीसा एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और OCL ने ये भी कहा कि जो एग्रीमेंट है जो एंटर्ड हुआ है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्यूनिसिपल काउंसिल के साथ, वो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और नेचर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड, तो इस इंडस्ट्रियल जो कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप है वो कैरेक्टराइज नहीं होती है लोकल एरिया के लिए। और फिर साथ में ये बताया कि आर्टिकल 243 कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंफर्म होना चाहिए, मतलब जो भी एनेक्टमेंट की जा रही है वो कंफर्म होनी चाहिए कि जो आर्टिकल 243 क्या बताता है, जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कंफर्म करना पड़ेगा अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन को, स्पेशली जो प्रोविजंस हैं 243 के जिसमें ऑब्जेक्ट है कि जिसको एक्सक्लूड करें जो कि आते हैं प्रीव्यू ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और द म्यूनिसिपल बॉडीज एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की। तो यहाँ पर ये चैलेंज की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट्स थी उन्होंने जो है रिट पिटीशंस की थी OCL की और SAIL की रिजेक्ट कर दी थी ओडिशा हाई कोर्ट ने। सो सिमिलरली एक हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी थी, इन्होंने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया था। तो उन सब की जो पिटीशंस के अगेंस्ट में, ऑर्डर्स के अगेंस्ट में यहाँ पर आए थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स हैं उनको कंफर्म कर दिया और पिटीशन स्पेशली पिटीशन डिसमिस कर दी। तो इसके ऊपर रीजनिंग भी दी है, कहा है कि जो टैक्स एंट्री टैक्स है वो जो है रेगुलर एरिया ऑफ कंजम्पशन के लिए होता है, मैन्युफैक्चर, यूज और सेल। तो कोई डिस्प्यूट नहीं है एंट्री का कि एंट्री ऑफ द गुड्स इंडस्ट्रियल एरिया में है, जो फिर स्टेट में है फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ दी और फॉर द पर्पस
ऑफ देयर डिलीवरी एंड अल्टीमेटली पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। तो जो यहाँ यही बताया कि गुड जो एंटर करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया स्टेट में, तो पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन इज जो होता है फॉर यूज के लिए होता है। इन एनी केस जो टैक्स लगाया जाता है वो अट्रैक्ट होता है बिकॉज इंसिडेंस इज द एंट्री इनटू द लोकल एरिया। जिस एरिया में जैसे प्रवेश करते हैं तो उसमें एंट्री होती है। तो कोर्ट ने कहा कि जो लेवी जो टैक्स जो लगाया जाता है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट एंड क्यूरिंग ऑफ दिस इफेक्ट तो फ्रेश लॉ जो है वो स्टेट ऑफ यूपी ने बनाया था ताकि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हो, विच ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एनुंशिएटेड बाय द कोर्ट। जो कोर्ट ने एक प्रोविजंस दिए थे श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स वर्सेस बड़ौदा बोरो म्यूनिसिपैलिटी एंड अदर्स के ऊपर, तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट मतलब एक जो है एक वापस एक लॉ बनाया गया था। तो संघात उसी के प्रोविजंस पे कोर्ट ने जो दिए गए थे श्री पृथ्वीराज कॉटन मिल्स के, उसके जो कि कोर्ट ने ऐसे ऑब्जर्वेशन दी उसके बेसिस पे ही बनाया गया था। तो ऐसे में जो है उड़ीसा और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को अपहोल्ड कर दिया और स्पेशल लीव पिटीशंस थी वो डिसमिस कर दी। आइए अब हम देखते हैं दूसरा वीडियो क्या था उसमें, दूसरे वीडियो को जानने की कोशिश करते हैं। और ये दूसरी जजमेंट है जो कि एक रिट पिटीशन डाली गई थी और 2001 में डाली गई थी रिट पिटीशन, और जो डिसीजन जो आया है वो 4 नवंबर 2022 को आया गया है। और ये पिटिशनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स नाम से रिट पिटीशन नंबर 182 ऑफ 2001 की है रिट पिटीशन। और इसमें यही बताया कि एक जो 6 दिसंबर 1992 के जो इंसिडेंट्स हुए थे और इसमें काफ़ी ज़्यादा रॉयट्स, फ्रेंजी, वायलेंस, कम्युनल टेंशंस हुए थे। तो यहाँ पर रिट पिटीशन में कुछ प्रेयर्स मांगी गई थी। तो इसमें यही बताया कि जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी और काफ़ी लोग थे वो मिसिंग भी हुए थे। और एक जो है एक कमीशन बनाया गया था अंडर जो ऑनरेबल जस्टिस थे और जो कि जस्टिस हैं उनके जो कि सिटिंग जज थे हाई कोर्ट के जुडिकेचर ऑफ बॉम्बे के, जो कि रिटायर्ड हो गए थे, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही रिटायर्ड हुए थे। और फिर यहाँ पर कमीशन में रेफरेंसेस दिए गए थे उस कमीशन के, और उसके बाद जो रेफरेंसेस देने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने एडिशनल टर्म्स भी ऐड कर दी गई थी उसमें। और फिर एक नोटिफिकेशन निकाला था स्टेट गवर्नमेंट ने 23 जनवरी 1996 में, और उसमें कमीशन को डिसबैंड कर दिया गया था और काफ़ी स्ट्रेंज ग्राउंड पे, और एक इनऑर्डिनेट डिले हुआ था ऑन पार्ट ऑफ द कमीशन में। ठीक है, स्ट्रेंज ग्राउंड यही बताया कि एक इनऑर्डिनेट डिले हुआ है तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने उस कमीशन को डिसबैंड कर दिया था। और तब के जो माननीय प्रधानमंत्री ने एक रिक्वेस्ट की थी चीफ मिनिस्टर साहब को कि वो कमीशन को रिवाइव करें, और फिर इसके बाद रिवाइव हुआ था 28 मई 1996 को। फिर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 16 फरवरी 1998 में दे दी थी, और जो कि 2 वॉल्यूम्स में थी। एक जो वॉल्यूम 1 था जिसमें कंक्लूजन्स थे, वॉल्यूम नंबर 2 था जिसमें समरी ऑफ द एविडेंसेस, रिकॉर्ड और एनालिसिस ऑफ एविडेंसेस थे। तो यहाँ पर जो पिटीशन डाली गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई थी, और उसमें कई प्रेयर्स मांगी गई थी। उसमें बताया था कि जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत, जो कि वो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी को समझा जाए जो कि आर्टिकल 311(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। आर्टिकल 311 क्या कहता है? आर्टिकल 311 यही कहता है कि नो पर्सन जो है शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट एन इंक्वायरी इन विच ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम, एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो है वो जरूर देनी चाहिए, उसको व्यक्ति को बताया जाना चाहिए कि क्या चार्जेस हैं आपके ऊपर, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद ही इंक्वायरी। तो यहाँ पर यही प्रेयर मांगी गई थी कि आर्टिकल 311 के अंदर ही उनकी जो कमीशन ने जो इंक्वायरी दी थी वो मानी जाए, और फिर डिक्लेयर किया जाए कि जो पब्लिक सर्वेंट जो गिल्टी हैं वो उनको डिसमिस किया जाए। और एक और प्रेयर मांगी थी कि जो रिट ऑर्डर या डायरेक्शंस मेडैनमिस के तरह नेचर ऑफ द मेडैनमिस की तरह, और फिर जिसमें रिस्पोंडेंट स्टेट को डायरेक्ट किया जाए कि जो फाइंडिंग्स हुई हैं इस कमीशन की जो इंक्वायरी की वो एक्सेप्ट करें। और फिर एक और प्रेयर मांगी थी कि इशू और रिट और डायरेक्शन ऑर्डर और मेडैनमिस की तरह और नेचर लाइक की तरह कि जो समरी केसेस हैं वो उसे रीओपन किया जाए, और एक्शन जो है वो अकॉर्डिंगली दिया जाए, जो कि रिकमेंडेशन दी गई थी, जो रिकमेंडेशन आई थी रिपोर्ट की, कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी। और फिर साथ में ये भी डायरेक्शन मांगी थी कि जो स्टेट है वो
कॉम्पनसेशन है वो दें जो कि लोग जो है मिसिंग हो गए हैं और जो कि इनका केस क्लोज कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पर डिस्कशन हुई, अराइवल सबमिशन हुई और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और इसके बेसिस पे ये डायरेक्शंस दी। उन्होंने डायरेक्शंस में ये बताया कि जो कमेटी है एक बनाई जाए और जिसमें मेंबर सेक्रेटरी हों MSLS से, जो कि मॉनिटर करें इम्प्लीमेंटेशन जो डायरेक्शंस दी गई हैं इस जजमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट भी एक रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंट करे जो कि डिप्टी कलेक्टर से बिलो की रैंक पे ना हो या फिर असिस्टेंट कमिश्नर के बिलो की रैंक ना हो। और उसके बाद वो जो कि 2 मेंबर्स होंगे नॉट बिलो, और एक रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंट करें और एक पुलिस ऑफिसर एंड वर्ड यूज किया, तो एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के और एक असिस्टेंट कमिश्नर जो होंगे उस कमेटी के साथ मेंबर्स के साथ रहेंगे। और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कमेटी को एक रिपोर्ट दें जिसमें 168 मिसिंग पर्सन्स हैं, उनके नेम एंड एड्रेसेस दिए दें। और फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है मटेरियल्स समक्ष रखें कि जो भी ट्रेसमेंट की गई है उसकी जो भी मटेरियल्स हैं वो सामने रखें। और क्योंकि फैमिली मेंबर्स के 108 थे मिसिंग पर्सन्स के जो कि जिनको कॉम्पनसेशन है डिप्राइव कर दी गई थी, और सारे पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो रखें जो कि उनके लीगल हेयर्स जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको ही ट्रेस करें। और स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि डायरेक्शन दी कि जो रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द कॉम्पनसेशन है वो जो एनेक्स 82 के अंदर लिखा गया फर्स्ट गवर्नमेंट के अंदर वो दिया जाए, और कॉम्पनसेशन जो है जो व्यक्ति हैं उनको इंटाइटल्ड है उनको दिया जाए। और जो स्टेट गवर्नमेंट जो है लिस्ट ऑफ विक्टिम्स भी बताए जो कि जिनको कॉम्पनसेशन नहीं मिली है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के द्वारा, और साथ में बताया कि इस कॉम्पनसेशन के तौर पे 2 लाख रुपया लीगल हेयर्स को दे जो कि मिसिंग पर्सन है, जो जिसमें जो साथ में 9% इंटरेस्ट मीन्स 1999 से लेकर अब तक का 9% इंटरेस्ट है वो उस हिसाब से दें कि जो कि फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द सेकंड गवर्नमेंट रेजोल्यूशन टिल एक्चुअल पे। और ये इसका ही डायरेक्शंस दिए हैं। और फिर साथ में ये भी बताया कि कई डायरेक्शंस आए तो जिसमें अक्यूज्ड के ऊपर भी बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है 97 केसेस हैं जो कि जिनकी जो फाइल्स डॉर्मेंट हो गई हैं वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट में भेजें 1 महीने के अंदर। और उस एक डिटेल्स मिलने के बाद हाई कोर्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पे वो नेसेसरी कम्युनिकेशंस दे जो कि कंसर्न कोर्ट्स को, और जिसमें केसेस हैं वो पेंडिंग हैं और अभी नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं जो कि अक्यूज को ट्रेस किया जा सके। और इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट भी है वो इमीडिएटली एक स्पेशल सेल कंस्टिट्यूट करे जो कि एब्सकॉन्डिंग और जो मिसिंग अक्यूज्ड हैं इन केसेस के जो कि और साथ में असिस्ट करे कोर्ट को, तो ताकि उनके अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो है ट्रायल जो चलाया जा सके। तो जितना हो सके स्टेट गवर्नमेंट जितना एक्सपीडिशियसली करें और सारी रिकमेंडेशंस जो दी गई हैं कमीशन द्वारा ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ पुलिस पर जो कि एक्सेप्ट की गई थी उन सबको इम्प्लीमेंट करें। तो ऐसे में ये सारी पिटीशन को इस सर्विस डायरेक्शंस के साथ डिस्पोज कर दिया गया। ये भी 4 नवंबर 2022 की थी। माननीय 3 ऑनरेबल जजेस की बेंच ने ये जजमेंट दी है। तो आइए हम देखते हैं तीसरी जो जजमेंट थी वो क्या कहती है, इसके ऊपर भी हम जाने की कोशिश करते हैं। और जो थर्ड जजमेंट आई थी वो की जो थी वो भी एक रिपोर्टेबल जजमेंट थी जो कि सिविल अपील 8037 और 2022 की थी, और जिसमें NTR यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ साइंसेज हैं वो अपीरेंट थी, और बाकी जो PG के जो स्टूडेंट्स थे वो जिन्होंने पास एग्जाम्स दिया था पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के मेडिकल कॉलेज के वो एक रिस्पॉन्डेंट्स थे। देखिए यहाँ पे ये हुआ ये था कि एक जो री एवेल्युएशन के लिए जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उन्होंने जो कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उन्होंने एक रिट पिटीशन डाली थी कि री एग्जामिनेशन के लिए जो है कोर्ट में गए थे प्रेयर के लिए। तो कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि री एग्जामिनेशन री एवेल्युएशन किया जाए, और इसके ऊपर जो है यूनिवर्सिटी ने आगे अपील डाली थी, और यूनिवर्सिटी ने अपील डाली थी कि कोई प्रोविजन नहीं है री एवेल्युएशन करने का। तो लेकिन जो रिट अपील थी जो यूनिवर्सिटी की वो खारिज कर दी गई थी, वो डिसमिस कर दी गई थी, और उसके अगेंस्ट में अब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने आगे अपील डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है डिविजनल बेंच के जो ऑर्डर को और जो सिंगल जज के जो ऑर्डर थे उन दोनों ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया, लेकिन साथ में ये पाया कि रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुके हैं और जो कैंडिडेट्स हैं
वो पास हो चुके हैं। साथ में जो री एग्जामिनेशन में, जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस में भी जो कैंडिडेट्स अपेयर थे वो भी, उनका भी रिजल्ट निकल चुका है। तो ऐसे में कहा कि जो ऑर्डर्स को सेट असाइड जरूर कर दिया जाता है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो ये थी एक जजमेंट। इसके ऊपर हम एक अलग से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है ये पार्ट 1 जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।